वेलकम सेवेंथ क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय क्रमांक 7 के अंतर्गत करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ जिसका नाम है मृदा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मृदा का अर्थ होता है जो है कि मिट्टी। आज इस चैप्टर में हम आपको मिट्टी कैसे बनती है, उसके विविध प्रकार कौन से हैं, जैसी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ज़रा। शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। थोड़ा याद करो। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मृदा में पाए जाने वाले विविध घटक कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है, मृदा की निर्मित के लिए अजैविक घटक कहाँ से आते हैं? तीसरा प्रश्न है, मृदा में पाई जाने वाली विविधता किन घटकों पर आधारित होती है? तो बच्चों, ये तीनों प्रश्न जो है मिट्टी से संबंधित हैं, जिनमें से पहला प्रश्न था जो है कि मृदा में पाए जाने वाले विविध घटक कौन से होते हैं। तो विविध घटक होते हैं, सबसे पहले तो चट्टान होती है जो मुख्य घटक होती है मृदा की। इसके बाद उसमें जैविक और अजैविक घटक भी मिश्रित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृदा की निर्मित के लिए अजैविक घटक कहाँ से आते हैं? तो अजैविक घटक बच्चों ये प्रकृति से ही आते हैं। जो अजैविक घटक होते हैं वे होते हैं पत्थर, शिलाएं और जो है पहाड़ी चट्टानें। जो तीसरा प्रश्न है, मृदा में पाई जाने वाले विविधता किन घटकों पर आधारित होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको सविस्तार इस पाठ का अध्ययन करना होगा। तो आइए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। आइए हम देखते हैं। उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर मृदा से संबंधित कुछ जानकारी तथा विशेषताएं ध्यान में आई होंगी आपके। अब हम मृदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मृदा की निर्मित में जो है कौन कौन से घटक उपयोगी हैं और हमें किन किन का विचार करना पड़ेगा। तो मृदा की जो निर्मित होती है उसमें मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समय की अवधि जैसे घटकों पर विचार करना पड़ता है। इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा ही मृदा की निर्मित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा अर्थात मिट्टी को जो है बनने में मूलतः चट्टानों का योगदान होता है। जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसका मुख्य घटक जो होता है चट्टानें होती हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिव, जो अन्य सहायक घटक हैं वे हैं प्रादेशिक जलवायु, यानी कि स्थानीय स्तर पर या जो है कि प्रादेशिक स्तर पर जो वहाँ की जलवायु है। जैविक घटक का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े और जो मिट्टी में पाए जाते हैं कीड़े मकोड़े, वे जैविक घटक होते हैं। सूक्ष्म जीव, भूमि की ढलान कैसी है, भूमि की तेज है या सौम्य है, और समय। बच्चों, चट्टानों से जो है अपरदन होते 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 मिट्टी के निर्माण में एक लंबा समय लगता है। तो ये जो है समय की अवधि जैसे घटकों पर विचार हमें करना पड़ता है अगर हम जो है मृदा की निर्मित पर अध्ययन कर रहे हैं। तो इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा ही मृदा की निर्मित होती है। तो आइए हम जो है मृदा की निर्मित के लिए जो आवश्यक घटक हैं, मूल चट्टानें, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि, इन सब घटकों का विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहला घटक है मूल चट्टान। ये वही मूल चट्टान होती है जिससे जो है कि मृदा का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मूल चट्टान मिट्टी के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक प्रदेश की मूल चट्टान होती है। प्रदेश की जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपरदन होता है, जिसकी वजह से मूल चट्टानों का चूर्ण होकर उससे मृदा की निर्मित होती है। जैसे महाराष्ट्र के दक्खन के पठार की मूल चट्टान बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी की निर्मित होती है। इस मिट्टी को रेगुर की मृदा भी कहा जाता है। तो बच्चों, मूल चट्टान और उस प्रदेश
विशेष की जलवायु, ये दोनों मिलकर के चट्टानों का चूर्ण बनाते हैं। चट्टानों की कठोरता के आधार पर ही मूल चट्टानों का अपरदन होता है और उस प्रदेश विशेष की जलवायु के आधार पर, यानी कि चट्टानों का जो अपरदन होता है उस पर दो घटक कार्य करते हैं, एक तो प्रदेश विशेष की जलवायु और दूसरा चट्टानों की कठोरता। तो जिसकी वजह से मूल चट्टानें जो होती हैं उनका चूर्ण हो जाता है और उससे मृदा की निर्मित होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र की ये काली मिट्टी आई कहाँ से? दरअसल महाराष्ट्र जो है दक्कन के पठार पर स्थित है और दक्कन के पठार का जो मूल चट्टान है वो है, उसका नाम है बेसाल्ट। फिर से सुन लीजिए, महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की मूल चट्टान का नाम है बेसाल्ट और बेसाल्ट के धीरे धीरे टूट करके चूर्ण में बदलने से ही काली मिट्टी की निर्मित होती है और इस मिट्टी को रेगुर की मृदा कहा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में फसलें जैसे कि गन्ने की फसल अच्छी होती है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट और नीस, इन मूल चट्टानों से लाल मृदा निर्मित होती है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि महाराष्ट्र की मिट्टी का रंग जो है काला है, उसी प्रकार से अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ ग्रेनाइट और नीस, इन मूल चट्टानों की वजह से लाल मृदा की निर्मित होती है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में दक्कन के पठार का जो मूल चट्टान है उसका नाम है बेसाल्ट और वह काले रंग की होती है, उसका अपरदन होने से काली मिट्टी अर्थात रेगुर की मृदा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो है ग्रेनाइट और नीस नाम की लाल चट्टानें पाई जाती हैं जिनके अपरदन से जो मिट्टी बनती है, जो मृदा बनती है, वो लाल मृदा कहलाती है। तो आइए इसी क्रम में हम दूसरे घटक पर विचार करेंगे जो मृदा के निर्मित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है प्रादेशिक जलवायु। आइए प्रादेशिक जलवायु के बारे में ज़रा हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है किसी प्रदेश विशेष की जलवायु यानी मौसम, जो मृदा की निर्मित को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण घटक है। मूल चट्टान का अपरदन होना मृदा की निर्मित का प्रथम सोपान है। प्रदेश की जलवायु पर अपरदन की प्रक्रिया निर्भर करती है। प्रदेश की जलवायु अपरदन की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। एक ही मूल चट्टान से विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मित जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण होती है। जैसे सह्याद्री के पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में निक्षालन प्रक्रिया से लाल मृदा प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या समझा? आपने ये समझा होगा कि जो है मृदा की निर्मित का जो प्रथम सोपान अभी अभी हमने देखा, मूल चट्टान का क्षरण यानी अपरदन होता है। लेकिन इस अपरदन पर उस प्रदेश विशेष की जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी प्रदेश की जलवायु अपरदन की प्रक्रिया यानी कि चट्टानों के क्षरण की प्रक्रिया यानी चट्टानों के चूर्ण रूप में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। तो जलवायु में अंतर पाया जाना भी एक ही मूल चट्टान से विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मित का जो है कारण होती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। वो एग्जाम्पल ये है सह्याद्री का। सह्याद्री के पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में निक्षालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है, जबकि मृदा का यह प्रकार दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु से जो है निर्मित रेगुर मृदा से अलग है। दरअसल सह्याद्री का पश्चिमी भाग और जो है कि दक्कन का पठार, ये दोनों ही महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, किंतु सह्याद्री के पश्चिमी भाग में जलवायु आर्द्र होती है और इस आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की जो बेसाल्ट चट्टानों में जो लीचिंग की प्रक्रिया होती है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से लाल मिट्टी तैयार होती है। जबकि यही बेसाल्ट जो दक्कन के पठार पर पाई जाती है, शुष्क जलवायु के कारण जो है इनकी जो मृदा होती है काली होती है, यानी कि रेगुर मृदा का रंग होता है काला। तो ये रहा जलवायु वाला घटक। अब आइए हम देखते हैं जो है कि जैविक घटक। जैविक घटक अर्थात देखिए
किसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जितने जैविक घटक होंगे उतना ही वह मिट्टी उपजाऊ होगी। जैविक घटकों के अंतर्गत जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मिट्टी होती है, चींटी होती हैं, और इसके अलावा जो हम कंपोस्ट खाद उसमें मिलाते हैं, जैविक खाद जो मिलाते हैं, वो सभी चीज़ें मिल करके जैविक घटक अर्थात किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। तो चट्टानों का अपरदन होकर उसका चूर्ण बनना, ये जो है आपकी जो है मृदा निर्मिति का पहला सोपान है। इसके बाद जलवायु अपनी जो है कि विविधता की वजह से मिट्टी को स्लो या फास्ट जो है चूर्ण रूप में बदलती है। इसके बाद आया है जैविक घटक। तो जैविक घटक में देखिए क्या क्या है। जैविक घटक के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो अपरदन, जो मूल चट्टान का अपरदन होता है, उसकी वजह से जो चूर्ण बनता है, दरअसल उसे मृदा नहीं कहते, उसे तो हम कहते हैं चट्टान का चूर्ण। उसमें कोई उपजाऊपन नहीं होता है। अगर आप उसमें खेती करना चाहें तो खेती बिल्कुल नहीं होगी। दरअसल इस मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा जैविक पदार्थों का घुल मिल जाना भी आवश्यक होता है। जो है प्रदेश की वनस्पतियों व जो है कि प्राणियों के होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। दरअसल जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटकों में क्या होता है, जैविक घटकों में जो वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं वे टूट करके जब गिरती हैं तो ये मिट्टी में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे मर करके अंततः जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सभी मिल करके जो है, ये सभी जैविक घटक मिल करके मृदा की उपजाऊपन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो वनस्पतियों की जड़ें, खरपतवार जो है, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं। उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा भी विघटन होता है, जैसे केंचुए हैं, सहस्त्रपाद है जिसे पैसा कीड़ा कहा जाता है, दीमक है, कनखजूरा है, चींटियां हैं। ये सब मिल करके मृतावशेषों का विघटन करते हैं और उनके जो है जटिल शरीर को सरल घटकों में बदल करके उस मृदा में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वह मृदा अर्थात मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो केवल चट्टानों का अपरदन होने से यानी चट्टानों का चूर्ण रूप में बदलने से ही मृदा नहीं प्राप्त होती है। मृदा में जैविक घटकों का होना अति आवश्यक है। तो जैविक घटक अर्थात जो वनस्पतियों और प्राणियों के जो मृतावशेष होते हैं वे सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर के सरल स्वरूप में बदल जाते हैं और उनका मिट्टी में मिश्रित हो जाना ही मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। और इसी मिट्टी को हम ह्यूमस कहते हैं, जिस मिट्टी में जैविक घटक अधिक होते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। और यदि मृदा में एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो मृदा उपजाऊ होती है। तो मृदा का उपजाऊ होना न होना उसमें पाए जाने वाले ह्यूमस की मात्रा अर्थात जैविक घटकों की मात्रा पर निर्भर करती है। तो अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिनों में केंचुआ खाद निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। केंचुआ खाद कहते हैं इसे। केंचुआ खाद अथवा कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया को समझ लीजिए आप। खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ समयावधि लगती है एवं उसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता भी होती है, जैसे गीला कचरा है, जल है, उष्णता है आदि। आपने कंपोस्ट खाद, यदि आप गांव से संबंध रखते हैं तो आपने वहाँ जो है घूर में खाद को कैसे बनाया जाता है वो प्रक्रिया आपने देखी होगी। ये काफ़ी समय लगने वाली प्रक्रिया है और एक निश्चित समय के बाद या काफ़ी समय के बाद जो घर के जो खरपतवार हैं और जो कूड़ा करकट है, धूल मिट्टी है, जानवरों के गोबर हैं, उन सब को एक निश्चित जो है जगह पर गड्ढे में डाला जाता है और फिर वहाँ थोड़ा पानी और उष्णता के बाद वह जो है कंपोस्ट खाद में बदल जाती है। इसे ही केंचुआ खाद कहते हैं या कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। काफ़ी उपजाऊ होती है ये यदि किसी खेत में डाल दिया जाए तो। आइए समयावधि पर ज़रा चर्चा करते हैं। तो जो है मृदा निर्मित एक
प्राकृतिक क्रिया है, ये तो आप जानते ही हैं। इस प्रक्रिया में मूल चट्टान का अपर्दन, जलवायु एवं जैविक घटकों का समावेश होता है। ये प्रक्रिया मंद गति से चलती है, इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2.5 सेंटीमीटर की परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। तो आप ये ना समझें कि मृदा निर्माण बहुत ही जो है अल्पावधि में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इतनी मोटी परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अतः मृदा अनमोल होती है, ये प्राकृतिक संसाधन है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मृदा का दुरुपयोग और उसे बेकार में नष्ट नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। उसका भी कारण आइए हम देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है और ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ जो है कि मृदा निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। उसकी तुलना में कम तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया में समयावधि अधिक लगती है। तो समयावधि जो डिपेंड करती है किस पर? जलवायु पर, यानी कि उष्णता पर, और वर्षा पर, यानी तापमान और वर्षा। ये दोनों घटक ऐसे घटक हैं जो मृदा निर्मित की प्रक्रिया के समय को निर्धारित करते हैं। यदि तापमान और वर्षा की मात्रा अधिक है तो वहाँ मृदा निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है, जबकि कम तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मित बहुत ही स्लो होती है। तो जो है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है। इस मिट्टी का उपयोग हम करते हैं, अति प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं खेती के लिए। तो इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि प्राकृतिक रूप से मृदा का जो उपजाऊपन होता है वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है, और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान आजकल रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी का जो प्राकृतिक उपजाऊपन है वो नष्ट होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है 40 नंबर। मृदा अर्थात मिट्टी नहीं, ये टॉपिक ज़रा हम देख लेते हैं। अपर्दित चट्टानों, लिखा है अपर्दित चट्टानों के चूर्ण अधूरे अथवा पूरी तरह से सड़े हुए जैविक पदार्थ एवं असंख्य सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं। ये बात अभी अभी आपने देखी, जो है मृदा में जैविक और अजैविक घटकों के बीच सतत अंतर क्रिया चलती रहती है। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य उन्हें मृदा से ही प्राप्त होते हैं। जो है मृदा एक अपने आप में एक जो है संपूर्ण परिसंस्था है। इसके विपरीत मिट्टी यह एक पदार्थ है। तो बच्चों, मृदा और मिट्टी एक नहीं है। जो है मृदा अपने आप में एक संपूर्ण परिसंस्था है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतरक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, और इसी मृदा से ही वनस्पतियों को अपने वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य जुटाना होता है। इसके विपरीत जो है मिट्टी एक जो है सब्सटेंस है, एक चीज है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है। आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में कहें तो कुम्हार जो उपयोग में लाता है वो मिट्टी है, और किसान जो उपयोग में लाता है वो मृदा है। किसान मृदा परिसंस्था का उपयोग करता है, परंतु कुम्हार मिट्टी इस पदार्थ का उपयोग करके मिट्टी की वस्तुएं बनाता है। तो अब आपको सूक्ष्म अंतर समझ में आ गया होगा, मिट्टी और मृदा में क्या अंतर है। तो मोटे तौर पर हम जो है मृदा को मिट्टी तो कह सकते हैं, लेकिन जो है मृदा को
संपूर्ण अर्थों में मिट्टी नहीं कहा जा सकता है। मिट्टी का एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो मिट्टी जो कुम्हार जिस वस्तु का उपयोग करके, जिस पदार्थ का उपयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाता है वो मिट्टी है। जबकि किसान जिस का उपयोग करके उपज का निर्माण करता है, उपज तैयार करता है, उपज पैदा करता है, वो मिट्टी है, उसे कहते हैं मृदा। तो इस प्रकार से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका दूसरा भाग लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।